नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदि पुरुष फिल्म के संवाद को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। मनोज के संवाद का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए कि उन्होंने रामायण की प्रचलित भाषा शैली का मजाक उड़ाया है। सत्ता के साथ जो भी होते हैं, केवल उन्हें हक है कि वे आपकी किसी बात से आहत हों। आप उनकी बात से आहत होंगे तो यह आपकी समस्या मानी जाएगी, बल्कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे वे आहत हो जाएं, तब प्रॉब्लम होगा। कायदे से कौन सा संवाद कैसा हो, इसकी छूट सभी लेना चाहेंगे। अच्छा है या बुरा है, यह आपका मत हो सकता है। जब तक आप लाठी लेकर सिनेमा हॉल नहीं जाते हैं, बैन कराने जैसी मूर्खता नहीं करते हैं, तब तक आपकी आलोचना या तारीफ दोनों अपनी जगह हैं। मनोज ने संवाद लिखे हैं तो एक अलग मामले में मोदी जी ने गीत में कुछ पंक्तियां जोड़ दी हैं। यही बहस कीजिए कि दोनों में से कौन जोरदार और ओरिजिनल लिख रहा है। मनोज जैसे संवाद लिखने वाले कोई आज नहीं हुए, पहले भी हुए हैं। मनोज पर आरोप है कि यह सतही संवाद भी उनका अपना नहीं, किसी की नकल है। लेकिन मनोज का कहना है कि काफी सोच समझ कर लिखा है। बात सही है, नकल का काम यूं ही नहीं होता, सोचा और समझा तो जाता ही है। मनोज ने भी कहा है कि बड़े बड़े संत इस भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। जब तक वो बड़े बड़े संत सामने आकर मनोज को गलत नहीं कहते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। मनोज ने एक काम तो किया है, रामायण के फिल्मी प्रस्तुतिकरण को हर तरह की मर्यादा से मुक्त कर दिया है। अब कोई नहीं कहेगा कि रामायण पर फिल्म बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, बल्कि अब आप कैसे भी बना सकते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स से ए.के. रामानुजम के निबंध 300 रामायण को हटा दिया। मनोज के संवाद के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से वो कोर्स वापस लेना चाहिए या मनोज की फिल्म को कोर्स में रख लेना चाहिए, ताकि पतन भी हो तो लगे कि शान से हम पतनशील हैं। 300 रामायण की जगह मनोज की एक रामायण से ही छात्र ज्ञानी हो जाएंगे और ऐसे ज्ञानी छात्रों को मनोज की उपाधि दी जाए। बहरहाल सत्ता मनोज के साथ है। इस फिल्म में कई मुख्यमंत्रियों का विशेष धन्यवाद किया गया है। इस टाइप के संवाद लिखने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। मनोज ने वो कर दिखाया है जिसे खुद बीजेपी के ये मुख्यमंत्री नहीं कर सकते थे। धर्म की राजनीति अंत में अधर्म ही पैदा करती है। गजब का दौर है, पता नहीं कब कौन नेता भाषण पढ़ने लग जाए। मणिपुर तेरे बाप का, गांव जला तेरे बाप का, घर जला तेरे बाप का, तो हमरे बाप का क्या। इन्हीं सब विचित्रताओं पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। लेखक मनोज के संवाद पर नहीं, गीतकार प्रधानमंत्री मोदी पर भी बात करेंगे। 16 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी और विदेश राज्य मंत्री अपने घर जल जाने पर हाय तौबा कर रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत जरूरी ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट से पता चला कि ज्वार की खूबियों पर एक गाना बना है जिसमें प्रधानमंत्री को राइटर हैं। इस ट्वीट से सारे आरोप गलत साबित हो गए। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्वार को लेकर कितना कुछ कर रहे हैं। गाने की पंक्ति लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो गाना ट्वीट किया है उसमें एक अमर पंक्ति है, श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल। वैसे 1959 में मजरू सुल्तानपुरी ने सुजाता फिल्म के लिए गाना लिखा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। नेहरू के दौर की फिल्म के गाने का मुखड़ा मोदी के दौर में नकल हो जाए या वैसा ही आ जाए और संबित पात्रा अभी तक नेहरू की निंदा ना करें, इसका मतलब है कि आज देश में सूरज नहीं निकला है। क्या लाइन है, श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल। इस गाने को हर दिन काम शुरू होने से पहले हर दफ्तर में बजाया जाना चाहिए, ताकि पूरे दिन लोग काम ही ना कर पाएं। 16 जून को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। उसी 16 जून को महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक गीत ट्वीट कर दिया, उस पर भी नजर डाल लीजिए। सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मुझे पता था कि आप पुष्यमित्र उपाध्याय के इस गीत पर वाह वाह करेंगे, लेकिन समय की विचित्रता देखिए। जिस पुष्यमित्र के गीत को विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है,
वो एक बार प्रियंका गांधी से नाराज हो गए कि चित्रकूट की रैली में उन्होंने उनके ये गीत पढ़ दिए। हमने उनके ट्विटर हैंडल पर उस समय का ट्वीट खोजा मगर नहीं मिला, लेकिन कई अखबारों में उस समय यह खबर छपी थी। 18 नवंबर 2021 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी रिपोर्टिंग की। कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने कहा कि उनकी यह कविता एक गंभीर सामाजिक विषय को उठाने को लेकर रची गई थी। इसका राजनीतिक उपयोग इसकी भावनाओं को सीमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि प्रियंका गांधी ने उनकी पंक्तियों का राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग ना किया होता तो बेहतर होता। भास्कर ने उनके ट्वीट को छापा था, जहां उन्होंने प्रियंका से कहा था कि मैं आपको ये अनुमति नहीं देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। पुष्यमित्र उपाध्याय ने अमर उजाला से कहा कि उन्होंने 2012 में निर्भया प्रकरण से आहत होकर इन पंक्तियों की रचना की थी। इसके माध्यम से वे समाज के सभी वर्गों की महिलाओं का दर्द उभारना चाहते थे, लेकिन अब इसका बार बार राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और यह महिलाओं के कष्ट पर लिखी इस कविता का दुरुपयोग है। इसके पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपने मंच से इन पंक्तियों का उपयोग किया था। उस समय भी पुष्यमित्र उपाध्याय ने इसके राजनीतिक उपयोग को लेकर विरोध प्रकट किया था। चुनावी समय था और यूपी में लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा के संदर्भ में प्रियंका गांधी इस कविता को पढ़ रही होंगी कि उठो द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो। राजनेताओं को वैसे भी वीर रस की कविताएं पसंद आती हैं, मगर वीर रस के रचयिता कवि पुष्यमित्र को यह बात पसंद नहीं आई, जबकि वे खुद इस कविता के जरिए निर्भया के समय यूपीए सरकार की उदासीनता पर राजनीतिक चोट करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी का पढ़ना इसका राजनीतिक इस्तेमाल है। उम्मीद है कवि फिर से विनेश फोगाट का विरोध करेंगे कि उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। हम समझते हैं कि विनेश फोगाट ने इस गीत का सोच समझकर ही इस्तेमाल किया होगा, पुष्यमित्र से पूछ लिया होगा। कवि को भी तो ईडी का डर लग सकता है। यह एक जनरल सवाल है जो किसी से भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री गाने में कोलैबोरेट करने लगे हैं। मुझे चिंता है कि इस उत्साह में आत्मनिर्भर भारत के सारे गीतकार और संवाद लेखक प्रधानमंत्री निर्भर ना हो जाएं। प्रसून जोशी निर्भया के समय गीत लिखा करते थे तो महिला पहलवानों पर नहीं लिख सकते, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उनसे ज्वार पर तो लिखवाया ही जा सकता था। इससे प्रधानमंत्री का कीमती समय भी बच जाता। इन्हीं का एक सवाल था प्रधानमंत्री से कि आप में इतनी फकीरी कहां से आती है। प्रधानमंत्री खूब समझते हैं कि गीत लिखने वालों में अब फकीरी आ गई है। वे महिला पहलवानों पर लिखकर अपनी किरकिरी नहीं करवाएंगे, वरना ईडी भिजवाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। ईडी की सीडी पर नाचे इंडिया, ईडी की सीडी से भागे इंडिया, ये गाना कैसा रहेगा जॉन। अब मनोज के होते लगता है प्रसून की जरूरत नहीं रही। मनोज ही नए जोशी हैं, मनोज ही नए प्रसून हैं। मनोज अपने आप में मनोज तो हैं ही, वही सनोज हैं, सरोज हैं और अफरोज हैं। प्रधानमंत्री समझ गए होंगे कि ज्वार पर गीत लिखने का काम, श्री अन्न पर गीत लिखने का काम द्वार पर खड़ा गीतकार नहीं कर सकता है, इसलिए वे खुद कोलैबोरेट कर गाना लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस गाने के को राइटर हैं, बस मणिपुर में को राइटर या को ड्राइवर की भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं, जहां डबल इंजन नाम की मोटर गाड़ी सड़क से उतरकर खड्डे में गिर गई है। 16 जून बहुत विचित्र दिन रहा। आज के वीडियो में 16 जून याद रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने ट्वीट किया कि वे मणिपुर से हैं और रिटायर जिंदगी जी रहे हैं। मणिपुर एक राज्य तो है, मगर आज राज्य विहीन हो चुका है। यहां कभी भी किसी की संपत्ति और जीवन नष्ट की जा सकती है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया वगैरह में हो जाती है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? इसके साथ इन्होंने 1999 का एक स्टैंप भी साझा कर दिया कि युद्ध की सीमा होती है। जो हाल आदि पुरुष के दर्शकों का हुआ है, जो आहत होने के नाम पर दूसरों को खदेड़ा करते थे, अब खुद आहत हो रहे हैं मगर खुद को खदेड़ नहीं पा रहे हैं। वही हाल लेफ्टिनेंट जनरल साहब का लगता है। उनके ट्वीट से लग रहा है कि वे राज्य को पुकार रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनका पहले का ट्वीट देखा गया तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब भयंकर मोदी समर्थक निकले। हर बात में मोदी है तो मुमकिन है कहने वाले सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगता है कि मणिपुर सीरिया हो गया है।
इससे तो लाख गुना बेटर पोजीशन में आदि पुरुष के मनोज हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह के पुराने ट्वीट से जो मोदी संगीत निकल रहा है वो मोदी के लिखे गीत और मनोज के संवाद से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री की पेंटिंग ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, #ग्रोथ विथ गिफ्ट। यह भी पिछले साल का ही है, 10 अक्टूबर 2022 का। लिखते हैं मोदी पर है विश्वास, कर रहे हैं देश का विकास। 29 जुलाई 2022 को ट्वीट करते हैं मोदी नंबर 1, #विकसित सौराष्ट्र। एक और है गुजरात रिजेक्ट्स गप्पी और पप्पू, मोदी नंबर 1। मोदी दुनिया के बड़े नेताओं की सूची में टॉप। पिछले साल 16 मई को लेफ्टिनेंट जनरल राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के एक ट्वीट पर उनसे भिड़ गए थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब का ट्वीट देखकर हाउसिंग सोसाइटी के रिटायर्ड अंकिलों की याद आ गई, अंकिलों की, जिनकी दुनिया में मोदी ही सब कुछ हैं, मोदी के बाद कुछ नहीं। लेकिन मोदी मोदी का नारा लगाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल साहब को मोदी मोदी पुकारना पड़ रहा है। मोदी की सरकार वाले देश के एक राज्य की तुलना वे नाइजीरिया और सीरिया से करने लग गए हैं। यह वाकई दुखद है। मोदी के एक भक्त अफसर का इस तरह के संगीन आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अभी 7 जून को उन्होंने ही ट्वीट किया, इस 7 जून को, हिंसा के 1 महीने बाद, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस में दूसरी बार हिस्सा लेने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे, हमें गर्व है। जैसा कि हमने कहा, इस वीडियो में आप कई तरह की विचित्रताएं देखेंगे, तो अब देखिए, उसी 16 जून की रात मणिपुर की बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला हो गया। सेना ने उनका घर बचा लिया। एक अन्य जगह पर बीजेपी के कार्यालय को भीड़ ने घेर लिया, उसे भी बचा लिया गया। इसके पहले विदेश राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद के घर को जला दिया गया। आप कहेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो राज्य में बीजेपी के नेताओं के घर जाना ही चाहिए। ये मुखौटा देखिए, नड्डा जी का है। त्रिपुरा में उनकी सभा में लोग उनका मुखौटा पहनकर आए हैं, यानी मंच से नड्डा जी होंगे और सामने बैठे लोग भी उनका ही मुखौटा पहनकर नड्डा जी बन जाएंगे। नड्डा जी को कहेंगे और नड्डा जी को सुनेंगे। कभी मोदी का मुखौटा लोग पहना करते थे, आज मोदी के रहते नड्डा जी की लोकप्रियता त्रिपुरा में इतनी बढ़ गई है कि लोग नड्डा जी का मुखौटा पहनने लगे हैं। तब यह पूछा जा सकता है कि 16 जून की रात नड्डा जी अगरतला पहुंच गए, पास के मणिपुर क्यों नहीं गए? यह तस्वीर 17 जून की है। यहां मोदी सरकार के 9 साल होने पर रैली हुई है। मतलब बीजेपी के नेताओं के घर जल रहे हैं और वहीं पड़ोस में नड्डा जी 9 साल होने पर रैली कर रहे हैं। पता चलता है कि बीजेपी मणिपुर से ज्यादा रैली को कितना महत्व देती है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने देखा है, उसमें हमने पाया है कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है। इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। घर जल जाए मगर रैली न जाए, यह समय विचित्र तो है और यही आप इस वीडियो में देखेंगे। इस रैली में प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीतियों की तारीफ तो हुई होगी, मगर मणिपुर में उन नीतियों का क्या हुआ, क्या इसका भी जिक्र हुआ होगा? आप गेस कर लीजिए या सुन लीजिए। 2014 से पहले लगता था कि भारत में योग का प्रसार रामदेव के कारण हुआ है, लेकिन अब रामदेव अपनी कंपनी के अन्य उत्पादों के प्रचार प्रसार में ज्यादा नजर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी योग के प्रचार प्रसार में रामदेव से भी ज्यादा नजर आते हैं। गीत लिखने के साथ साथ एक प्रधानमंत्री अपना एनिमेशन भी रीट्वीट करते हैं। एनिमेशन में कोई योगी नहीं है, योगा गुरु नहीं है, वो काम भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना काम करेंगे असलियत में भी और एनिमेशन में भी, तो मणिपुर जाने के लिए कहां से टाइम निकालेंगे? वैसे भी अब अमेरिका जाने का टाइम आ गया है। तो 10 पार्टियां, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, ये 10 पार्टियां ने 10 तारीख को प्रधानमंत्री को लिखित में एक खत भेजा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं और
हमारी आशा है और ये लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को अपनी विदेश यात्रा में जाएंगे, पर उसके पहले उनको कुछ समय मिलेगा इन 10 पार्टियों से मिलने का। ये यहाँ 2-4 दिन से रुके हुए हैं और 20 तारीख तक यहीं रहेंगे। मैं नहीं जानता कि आप दर्शकों के मन में योग के इस सरकारी प्रचार वीडियो में प्रधानमंत्री को एनिमेशन रूप में देखकर क्या क्या बातें उठ रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसके जरिए प्रधानमंत्री ने खुद को एक नए कैरेक्टर में ढाल तो दिया है। यह एनिमेशन बाल नरेंद्र नामक उस पुस्तिका के उस प्रसंग का विस्तार है जिसमें बालक नरेंद्र मगरमच्छ के बच्चे उठाकर घर ले आए। क्या इस वीडियो में उनका ही एनिमेशन होना जरूरी था? क्या एनिमेशन इसलिए चुना गया कि योग के प्रचारक खुद तो मुश्किल आसन नहीं कर पाते हैं, उनके कई आसनों को लेकर अतीत में सवाल उठे हैं, तो इसका समाधान इस एनिमेशन से निकाला गया होगा। अब आप प्रधानमंत्री के एनिमेशन को योग करते हुए देखेंगे तो यही लगेगा कि सारे आसन वे कितनी सहजता से कर ले जा रहे हैं। योग का सरकारी चेहरा भी योग का कोई गुरु नहीं, प्रधानमंत्री ही हैं। अगर योग करते हुए प्रधानमंत्री का एनिमेशन बन सकता है तो मणिपुर को लेकर ही इस तरह का वीडियो बन जाए जिसमें देश देखता रहे कि प्रधानमंत्री का एनिमेशन मणिपुर का दौरा कर रहा है, शांति की अपील कर रहा है और शांति कायम हो गई है। असली प्रधानमंत्री अमेरिका में और एनिमेशन वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में। वैसे इस एनिमेशन में आप प्रधानमंत्री के फिटनेस पर गौर कीजिए। उम्र में वे राहुल गांधी से काफी बड़े हैं, मगर एनिमेशन में वे राहुल गांधी की तरफ फिट नजर आ रहे हैं। राहुल की फिटनेस उन्होंने हर ली है। आप इसके जरिए चिर युवा प्रधानमंत्री का सुख प्राप्त कर सकते हैं। योग भी कर लीजिएगा। वैसे ये सारे वीडियो आपकी सेहत के लिए हैं और बहुत काम के हैं। इस एनिमेशन का एक फायदा है, आए दिन कांग्रेस उन्हें चैलेंज कर देती है कि अगर आप इतना योग करते हैं तो शीर्षासन करके दिखा दीजिए, और सबूत के तौर पर कांग्रेस के नेता ये तस्वीर ट्वीट कर देते हैं कि देखिए नेहरू कितने फिट हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, आप करके दिखा दीजिए। ये मुश्किल आसन तो है, लेकिन नेहरू से एक गलती तो हुई है, उन्होंने अपना एनिमेशन नहीं बनवाया और संयुक्त राष्ट्र में योग का प्रदर्शन नहीं किया जो प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। एनिमेशन की 70 साल से उपेक्षा हुई है। एनिमेशन ना बनवाने के कारण नेहरू की निंदा होनी ही चाहिए, लेकिन उसकी भी निंदा होनी चाहिए जिसने नेहरू के दौर में एनिमेशन की आज की जैसी टेक्निक का विकास नहीं किया। इस तरह आप इस वीडियो में 2 प्रधानमंत्री देखते हैं, एक असली प्रधानमंत्री और एक एनिमेटेड प्रधानमंत्री। अब चूंकि सभी को यह बात मालूम है कि प्रधानमंत्री योग का प्रचार प्रसार करते हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष भी अपने आरोपों में उनकी चुप्पी को मौन आसन का नाम देगा। यही नहीं, टेलीग्राफ अखबार का यह पहला पन्ना देखिए जो 17 जून का है। लिखा है मौनपुर आसन, मणिपुर का नाम मौनपुर है और इसके जरिए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तंज किया गया है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। बिल्कुल योग करना चाहिए, इसकी अपनी बहुत सारी खूबियां हैं। यहां बात इसलिए हो रही है कि राजनीतिक समस्याओं को छोड़कर अगर आप योग, गेहूं, ज्वार के खुद ही प्रचारक बन जाएंगे तो बाकी समस्याओं का क्या होगा। जनता को मोदी मोदी करने दीजिए। आप खुद ही हर चीज में मोदी मोदी करने लग जाएंगे तो जनता क्या करेगी। एक प्रधानमंत्री के रूप में आप योग का प्रचार बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो इस देश में एक से एक योगी भरे पड़े हैं। उन्हें यह जिम्मा सौंपकर आप दूसरी बुनियादी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। मणिपुर से विपक्षी दल के नेता मिलने का समय मांग रहे हैं, उन्हें समय दे सकते थे, मगर यह समय ही विचित्र है और इसी पर आज का वीडियो है। कौन आदि पुरुष है, कौन महापुरुष है, इसमें लोग भिड़े हुए हैं। योग का महत्व इसलिए नहीं बढ़ जाता है कि इसका प्रदर्शन आप संयुक्त राष्ट्र में करें या एवरेस्ट पर जाकर करें। योग का महत्व योग के कारण है। इसे आप अपने घर में करते रहें और इसकी आदत डाल लें तो फिर संयुक्त राष्ट्र में करने की कोई जरूरत नहीं। 2014 के बाद से योग का कितना प्रचार हुआ, खुद प्रधानमंत्री ने आध्यात्म और संतुलन का महत्व कितने भाषणों में समझाया, लेकिन इसके बाद भी भारतीयों की स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। 2019 में 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज की बीमारी थी, 2021 में 10 करोड़ लोगों की हो गई। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद का एक सर्वे आया है कि 4 साल में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 44% बढ़ गई है। 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और 13 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई बीपी की भी बाढ़ आई हुई है। 35.5% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं
और 31 करोड़ लोगों को हाई बीपी है। इस खबर को पढ़ते ही लगने लगा कि हम एक बीमार देश के नागरिक हैं। अगर योग से ये बीमारियां संभल जाती तो प्रधानमंत्री को योग का प्रचार प्रसार पहले भारत के भीतर करना चाहिए, यूरोप और अमेरिका की चिंता बाद में करनी चाहिए। लेकिन भारत के लिए एनिमेशन वाला योगी छोड़कर खुद संयुक्त राष्ट्र के लिए रवाना होने जा रहे हैं। बहुत शानदार बात है। योग हर बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो कारण जिम्मेदार हैं उन पर तो बात कीजिए। यहां हर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है, जो अपने आप में बीमारी है। मोटापे के मामले में भारत दुनिया के पहले 5 देशों में आता है। दिसंबर 2020 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी कि 74% भारतीयों को स्ट्रेस की समस्या है, जिसे आप टेंशन कहते हैं। 88% को बेचैनी या एंग्जाइटी की परेशानी है। भारत दुनिया को योग बेच रहा है और खुद बीमार पड़ा हुआ है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि भारत में जो मौतें होती हैं उनमें से 28% मौतें हार्ट अटैक से होती हैं। 2016 में मरने वाले 100 लोगों में से 28 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। 1990 में यह संख्या 15% थी। यानी हार्ट अटैक का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। योग जीवन शैली को नियंत्रित कर सकता है, मगर आपकी जीवन शैली तो कोई और बदतर बना रहा है। आपके जीवन पर कंपनी के बॉस, कंपनी की कम सैलरी, कंपनी का ज्यादा काम, इन सब का नियंत्रण है। ट्रैफिक का तनाव है और महंगाई की मार है। इतने लोग गुटखा ठूसे हुए रहते हैं कि थूकने के लिए धरती कम पड़ जाए। आप काम करने की जगहों पर जाकर देखिए तो लोग किस अंधेरे कमरे में बैठकर काम कर रहे हैं। योग के नाम पर योग का प्रचार जरूर कीजिए, लेकिन इसके नाम पर दुनिया को और खुद को बेवकूफ मत बनाइए। कभी नहीं सोचा तो अब सोचिए कि इस देश में 80 करोड़ लोग अनाज नहीं खरीद पाते। अगर मुफ्त अनाज नहीं मिलता तो उन लोगों का क्या होता? आप ही बताइए। इस वक्त हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को कौन सा काम करना चाहिए और रामदेव को कौन सा काम? अगर प्रधानमंत्री रामदेव का काम कर रहे हैं तो रामदेव को भी प्रधानमंत्री का काम करने दीजिए। मेरा बस यही कहना है कि योग दिवस के दिन यह भी याद रखिए कि भारत एक बीमार देश है। यहां इलाज कराने में लोगों के घर बिक जाते हैं। भारत के आधे मरीज इलाज का खर्चा अपनी जेब से दे रहे हैं, यानी बीमा के कवर के बाद भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि यह समय विचित्र है। असली प्रधानमंत्री से पूछिए आप कहां हैं, तो वे अपना एनिमेशन वाला प्रधानमंत्री रीट्वीट कर देते हैं, योग कीजिए हम यहां हैं। लोग मनोज की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब मोदी नहीं, मनोज ही इस देश को बचा सकता है। देश को घटिया संवाद की बहुत जरूरत है। जैसे खेत तेरे बाप का, खेत में खाद तेरे बाप का, खेत में पानी तेरे बाप का, खेत में जनरेटर तेरे बाप का, खेत के जनरेटर में डीजल तेरे बाप का, खेत का चावल तेरे बाप का, तो कैंसर तेरे बाप को। लोग ताली बजाएंगे, भूल जाएंगे कि 2020 में एक अध्ययन आया है कि भारत में कैंसर के रोगियों की संख्या 2025 में 30 करोड़ होने जा रही है। हम सभी ने अपने सोचने समझने की शक्ति को इस स्तर पर लाने में 9 साल की मेहनत की है। इसका जश्न मनाइए। महापुरुष को ही आदि पुरुष और आदि पुरुष को ही महापुरुष घोषित कर दीजिए, बाकी पुरुष को चलता कर दीजिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।